स्टूडेंट्स, चलिए आपकी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आपका ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर, ठीक है। साथ ही साथ ब्रायोफाइट्स में जनन, लैंगिक जनन, कायिक जनन, ब्रायोफाइट्स और एल्गी में तुलना, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4। यूनिट 3 खत्म हो चुकी है। यूनिट 4 में ब्रायोफाइट का सबसे पहला समूह आता है या सबसे पहला जो सदस्य है, मेंबर है, वो आता है आपका रिक्शिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है रिक्शिया। कोई भी प्लांट ग्रुप पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो रिक्शिया का विभाग कौन सा है? थैलोफाइटा, ठीक है। वर्ग कौन सा हुआ? हेपेटिकॉप्सिडा। गण होता है मार्केशियंस। फैमिली होती है रिक्शिएसी और वंश है आपका रिक्शिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है रिक्शिया। देखो रिक्शिया जो है वो प्लांट है, वो कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली ठंडे व छायादार स्थानों पर। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? ठंडे और छायादार स्थानों पर, ठीक है। साथ ही साथ रिक्शिया में वर्ड आता है हेपेटिकॉप्सिडा, और हेपेटिका का मतलब यहाँ पर क्या होता है? यकृत, इसलिए इनको लिवर वर्ड भी अपन कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखिए रिक्शिया की एक जाति और बता देती हूँ मैं, रिक्शिया आबुएंसिस। जैसे पेपर में आ जाएगी रिक्शिया की एक जाति का नाम लिखिए तो पूरा नाम क्या आ जाएगा? रिक्शिया आबुएंसिस, ठीक है। अब देखिए और इसकी स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो रिक्शिया के बिल्कुल शीर्ष भाग पर एक बिंदु पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? वृद्धि बिंदु बोलते हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। वृद्धि बिंदु वो भाग होता है जो कायिक जनन में भाग लेता है। साथ ही साथ इस वृद्धि बिंदु की सुरक्षा करने के लिए यहाँ इसकी संपूर्ण सतह पर कुछ रोम समान संरचना पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? शल्क बोलते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय शल्क उपस्थित होते हैं जो कि वृद्धि बिंदु की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। रिक्शिया में साथ ही साथ मूलाभास भी पाए जाते हैं, लेकिन मूलाभास भी दो प्रकार के मिलते हैं। देखिए इसकी बिल्कुल निचली सतह पर या आधार सतह से मूलाभास निकले हुए होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं चिकनी भित्ति युक्त, मतलब ऐसे मूलाभास जिनकी भित्ति कैसी होती है? चिकनी। और दूसरे आते हैं गुलिकीय मूलाभास के ट्यूबरलेटेड राइजोइड्स। गुलिकीय मूलाभास मतलब ऐसे मूलाभास होते हैं जिनकी भीतरी सतह जब अपन देखते हैं तो उस पर कुछ ऊर्ध्व संरचनाएं हमको निकली हुई दिखाई देती हैं, और साथ ही साथ ये वो मूलाभास होते हैं जो जल और खनिज लवणों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। आगे देखिए, यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिक्शिया की आंतरिक संरचना। तो रिक्शिया की आंतरिक संरचना या इसकी अपन इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो आंतरिक संरचना में हमें इसके दो भाग दिखाई देते हैं। पहला आता है प्रकाश संश्लेषी भाग और दूसरा आता है संचयी भाग या संचयी क्षेत्र। तो देखिए ऊपर वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक वो प्रकाश संश्लेषी भाग होता है। जैसा नाम से पता चलता है कि कौन सी क्रिया में भाग लेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। साथ ही साथ इनमें प्रकाश संश्लेषी तंतु पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी तंतुओं में क्या उपस्थित होते हैं? वायु अवकाश उपस्थित होते हैं जो O2 और CO2 के आदान प्रदान में क्या करते हैं? मदद करते हैं। और प्रकाश संश्लेषी भाग में ही कौन पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नॉर्मल सी बात है, जब फोटोसिंथेसिस वाला भाग ये है तो क्लोरोप्लास्ट भी इसी में ही मिलेंगे। प्रकाश संश्लेषी भाग के जो नीचे का ये भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये नीचे का जो भाग है उसको संचयी क्षेत्र कहते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ये केवल प्रकाश संश्लेषी भाग के द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं? संचित करके रखते हैं, ठीक है। और संचयी क्षेत्र के सबसे निचले वाले भाग पर कौन पाए जाते हैं? मूलाभास या राइजोइड्स उपस्थित होते हैं। तो ये थी इसकी आंतरिक संरचना। अब आता है देखिए रिक्शिया में इंपॉर्टेंट पॉइंट या टॉपिक आपका रिक्शिया में जनन। तो सबसे पहले आता है कायिक जनन। तो देखो कायिक जनन रिक्शिया में पढ़ चुके हैं, या तो होता है वृद्धि बिंदु के द्वारा। वृद्धि बिंदु वाला भाग टूटकर दो भागों में टूट जाता है जो कि अनुकूल परिस्थितियां आने पर नए पादप का निर्माण करती है, या फिर होता है अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा। ये दोनों अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है लैंगिक जनन। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें किस प्रकार का लैंगिक जनन होता है? विषम युग्मकी प्रकार का, मतलब दोनों नर और मादा जनांग संरचना कार्यों में अलग अलग होते हैं।
नर जननांग क्या होता है? पुंधानी, और माता जननांग क्या होता है? स्त्रीधानी। और दोनों का निर्माण कहाँ होता है? इस पादप की थैलस की पृष्ठीय सतह पर। तो सबसे पहले देखिए हम पढ़ते हैं पुंधानी या नर जननांग का विकास। तो देखिए ये प्लांट का थैलस एरेक्शिया का थैलस की पृष्ठ सतह की कोई परिधीय कोशिका आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, जिसे पुंधानी प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब इस पुंधानी प्रारंभिक कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका को आउटर सेल, आउटर मतलब बाहरी कोशिका, और दूसरी कोशिका को बेसल सेल या आधारीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब ये जो आउटर सेल है या बाहरी कोशिका है, उसमें 2 बार अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। तो टोटल कितनी कोशिका बनेंगी? 4 कोशिका, लेकिन बेसल सेल विभाजित नहीं होगी। 4 कोशिकाओं में से ऊपर की 2 कोशिकाओं को बोलते हैं प्राथमिक पुंधानी कोशिका। ठीक है, और नीचे की 2 कोशिकाओं को बोलते हैं अपन प्राथमिक ग्रंथ कोशिका। आगे देखो, प्राथमिक ग्रंथ कोशिका लगातार डिवीजन करके पुंधानी के व्रंत का निर्माण करती है। व्रंत मतलब वो भाग जिसके आधार पर ये जो पुंधानी है वो इसके थैलस से जुड़ी हुई रहती है। जबकि प्राथमिक पुंधानी की जो दोनों कोशिका है वो उदग्र विभाजन करके 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, मतलब चतुष्क अवस्था का निर्माण करती है। अब ये चारों कोशिकाएं पुनः विभाजित होकर टोटल 8 कोशिकाएं बनाती हैं। देखो, 4 तो अंदर और 4 बाहर, टोटल 8 हो गई। इनमें से अंदर की 4 कोशिकाओं को पुनर्जनक कोशिका कहते हैं, एंड्रोगोनियल सेल, जबकि बाहर की 4 कोशिकाओं को प्राथमिक जैकेट सेल कहा जाता है। आगे देखो, अब प्राथमिक जैकेट सेल लगातार विभाजन करके इस पुंधानी की जैकेट मतलब बाहरी आवरण का निर्माण करती है, जबकि चारों पुनर्जनक कोशिकाएं विभाजित होकर बहुत सारी पुनर्जनक मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, एंड्रोगोनियल मदर सेल। अब मान लीजिए कोई एक पुनर्जनक मात्र कोशिका को हमने यहां से निकाल लिया, ये तो अब ये पुनर्जनक मात्र कोशिका विभाजित होकर 2 पूर्व पुंगड़ुओं का निर्माण करती है। पूर्व पुंगड़ु मतलब एंड्रोसाइट्स, पुंगड़ु से बनने की पहले की अवस्था, और पूर्व पुंगड़ु आगे जाकर किसका निर्माण करते हैं? कशाभिकाओं युक्त पुंगड़ु का निर्माण करते हैं, जो कि जल में तैरते हुए कहां तक पहुंचते हैं? स्त्रीधानी तक पहुंचते हैं। आया समझ में? तो देखिए पुंधानी जो है, अब आता है कि पुंधानी कैसे स्फुटित होती है और पुंगड़ु कैसे मुक्त होते हैं। तो जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो पुंधानी में क्या होता है? जल अवशोषित होता है, और एक इसमें छिद्र पाया जाता है पुंधानी में, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोल। एक ऑस्टियोल छिद्र के द्वारा ये क्या करती है? जल अवशोषित करती है, और जल अवशोषित करने के बाद इनकी जो जैकेट कोशिकाएं वो क्या होती है? फट जाती है। तो जैसे ही फटती है तो अंदर पाए जाने वाले जितने भी पुंगड़ु हैं वो सब कहाँ हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, और जल में तैरते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? मादा स्त्रीधानी तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए, पुंधानी के बाद दूसरा आता है आपका स्त्रीधानी। तो स्त्रीधानी के निर्माण में भी थैलस की पृष्ठीय सतह की कोई परिधीय कोशिका आकार में बड़ी होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसको स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका कहते हैं, जिसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं, आउटर सेल और आपकी बेसल सेल। अब आगे देखो, ये आउटर कोशिका त्रियक रूप से विभाजित होकर कुल टोटल 4 कोशिकाएं बनाती है। ध्यान से देखना, जिसमें से बाहर की ये जो 3 कोशिका है, पहली, दूसरी और ये तीसरी, इन तीनों कोशिकाओं को तो क्या बोलते हैं अपन? परिधीय कोशिका, जबकि बीच वाली या मध्य भाग में उपस्थित कोशिका को क्या बोलते हैं? केंद्रीय अक्षीय कोशिका। और नीचे ये बेसल सेल है ये आपकी, ये ठीक है। आगे देखो, ये तीनों की तीनों परिधीय कोशिका अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होकर टोटल कितनी परिधीय कोशिकाओं का निर्माण करती है? 6 परिधीय कोशिकाओं का निर्माण करती है, जबकि केंद्रीय अक्षीय कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है, जिनमें से एक कोशिका को बोलते हैं कवर सेल या आवरण कोशिका, जबकि दूसरी कोशिका को बोलते हैं केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल। ठीक है, अब देखो आगे, ये कवर सेल ये रही आपकी। आगे देखो, ये केंद्रीय कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है,
जिसमें से एक को कहते हैं अपन ग्रीवानाल कोशिका और दूसरी को क्या कहते हैं, अंडा कोशिका। साथ ही साथ जो 6 परिधीय कोशिकाएं थी वो दोबारा से डिवीजन करके 6 कोशिकाओं की 2 परतों का निर्माण करती है। देखो ऊपर की 6 परतें 1 2 3 4 5 6, ऊपर की 6 परतें इसको बोलते हैं ग्रीवा, और नीचे की ये 6 परतें जिसको अपन क्या बोलते हैं, अंडा भित्ति। ठीक है, तो 12 कोशिकाएं हो गई परिधीय वाली, 6 तो ऊपर की तरफ होती है और 6 नीचे की तरफ होती है। अब आगे देखो, आगे देखिए ये ग्रीवानाल कोशिका विभाजित होकर लगातार 4 ग्रीवानाल कोशिकाओं का निर्माण करती है, मतलब एनसीसी, नेक कैनाल सेल। और ये जो अंडा वाली कोशिका थी या अंडा वाला भाग है, इसकी कोशिका डिवीजन करके केवल 2 कोशिकाएं बनाती है, जिनमें से एक को बोलते हैं अंडनाल कोशिका या बीसीसी, और एक होती है आपकी अंड कोशिका जिससे हमें काम होता है। और बाहर की तरफ वही 3 परिधीय कोशिका बाहर और ये 3 परिधीय कोशिका नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये संपूर्ण स्त्रीधानी है, इसके 2 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है ग्रीवा वाला भाग या नेक भाग होता है। ये रहा आपका नेक भाग, जिसमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं, इसमें 4 एनसीसी या 4 ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। जबकि जो अंडा वाला भाग होता है उसमें 2 कोशिकाएं होती हैं आपकी वेंटर वाले भाग में। एक होती है अंडनाल कोशिका मतलब आपकी बीसीसी, और एक होती है आपकी अंड कोशिका। आया समझ में? अब देखो निषेचन कैसे होता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये जो एनसीसी और बीसीसी की कोशिकाएं ये क्या होती है, रप्चर होना स्टार्ट होने लग जाती हैं, मतलब आपके ह्रासित होना, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं, और कवर सेल ऊपर से क्या होती है, खुलना स्टार्ट हो जाती है या एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही स्त्रीधानी खुलती है तो ये क्या करती है, कुछ प्रोटीन और पोटेशियम आयंस को स्त्रावित करती है, कुछ ऐसे केमिकल्स को स्त्रावित करती है जो कि पुंधानी के पुंगड़ुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और जैसे ये ऊपर से खुलती है तो पुंगड़ू अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, और एक पुंगड़ू एक अंड कोशिका के इस अगुणित केंद्रक के साथ संयुक्त होकर क्या बनाता है, द्विगुणित युग्मनज बनाता है। ठीक है, द्विगुणित क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। आगे देखिए, युग्मनज बन चुका था, निषेचन हो गया था। अब क्या पढ़ेंगे, युग्मनज का अंकुरण। तो जैसे ही युग्मनज बनता है उसके चारों तरफ बहुत सारी भित्ति बन जाती है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इस कंडीशन में युग्मनज को क्या बोलते हैं, निषिक्ता। ठीक है, इसमें सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से ऊपर की कोशिका को बोलते हैं एपीबेसल सेल और नीचे की कोशिका को क्या बोलते हैं, हाइपोबेसल सेल। ठीक है, अब ये दोनों कोशिकाएं दोबारा विभाजन करके 4 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। मतलब अब युग्मनज कौन सी अवस्था में आ जाता है, चतुष्क अवस्था में। और ये चारों कोशिकाएं पुनः विभाजन करके टोटल 8 कोशिकाएं बनाती हैं। मतलब कितनी, कौन सी अवस्था आती है, अष्टक अवस्था। अब देखिए ध्यान से, अभी अपन ये पढ़ रहे थे कि ये युग्मनज जो है वो कहाँ बना था, स्त्रीधानी के अंदर बना था। तो कुछ टाइम के बाद स्त्रीधानी की जो बाकी की एनसीसी या बीसीसी कोशिकाएं होती हैं वो विघटित होकर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है इसके चारों तरफ, जिसको क्या बोलते हैं, गोपक या कैलेक्ट्रा। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी जो अष्टक की कोशिकाएं हैं वो विभाजित होकर 2 परतों के रूप में उपस्थित होती हैं, जिसमें अंदर की कोशिकाओं को बोलते हैं एंडोथीसियम और बाहरी परत की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, एम्फीथीसियम। आया समझ में? आगे देखो, ये एम्फीथीसियम की कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर जैकेट सेल्स का निर्माण करती हैं, जो कि जैकेट मतलब एक आउटर कवरिंग के रूप में पाया जाता है। जबकि अंदर की एंडोथीसियम की कोशिकाएं विभाजित होकर प्रसूतक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, और बाहर ये गोपक है ये आपका। और एंड में देखिए, अब ये जैकेट कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर इस oospore के चारों तरफ जैकेट का निर्माण करती हैं, जबकि प्रसूतक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप चतुष्क बीजाणुओं का निर्माण होता है।
चतुष्क बीजाणु मतलब 4 बीजाणु जो चतुष्क अवस्था में उपस्थित है, 3 ऊपर की तरफ और एक अंदर की तरफ होने के कारण दिखाई नहीं देता। साथ ही बाहर की तरफ कौन सा आवरण पाया जाता है? सुरक्षात्मक गोपक आवरण। ठीक है, जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो इनकी भित्ति फटती है और ये बीजाणु क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं और अंकुरण करके एक नया प्लांट बनाते हैं। और लास्ट देखिए इसमें, जैसे कि इसके बीजाणु मुक्त होते हैं तो बीजाणु में 2 भित्ति पाई जाती है। इसकी बाह्य परत को कहते हैं अपन एक्साइन और आंतरिक परत को क्या कहते हैं? इंटाइन। अनुकूल परिस्थितियां आने पर इसकी इंटाइन एक जनन नलिका के रूप में बाहर निकलती है, जिसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती है। एक होती है शीर्ष कोशिका, एक होती है मूलाभासी कोशिका। शीर्ष कोशिका लगातार विभाजन करके 4 कोशिकाएं बनाती है, मतलब चतुष्क अवस्था, और मूलाभासी कोशिका लगातार विभाजन करके क्या बनाती है? मूलाभास। और एक परिस्थितियां आने पर ये दोनों कोशिकाएं विभाजन करके इसके एक नया थैलस बनाती है, मतलब इसका ऊपरी भाग और नीचे मूलाभास का निर्माण करती है। तो बीजाणुओं के अंकुरण से कौन सा प्लांट बनता है? आपका युग्मकोद्भिद पादप बनता है, क्योंकि कैसा होता है? अगुणित होता है। फिर आता है रिक्शिया में पीढ़ी एकांगी। तो रिक्शिया में मोस्टली कौन सी पीढ़ी प्रभावी होती है? युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रभावी होती है। मान लीजिए हमने ये युग्मकोद्भिद पादप लिया थैलस, ये या तो स्त्रीधारी बनाएगा या पुंधानी। स्त्रीधारी में अंड, पुंधानी में पुंडू, दोनों में निषेचन होगा तो युग्मनस, और युग्मनस जब अंकुरण करेगा तो कौन सा प्लांट बनाएगा? बीजाणुविद पादप। अभी हमने पढ़ा था। और बीजाणुविद पादप क्या बनाएंगे? बीजाणु, और बीजाणु जब अंकुरण करेगा तो दोबारा से क्या बनाएगा? आपका युग्मकोद्भिद पादप। तो ये था आपका रिक्शिया। नेक्स्ट आता है देखिए रिक्शिया के बाद मार्केशिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण विभाग थैलोफाइटा, वर्ग हेपेटिकॉप्सिडा, गण मार्केशियल्स, फैमिली मार्केशियेसी, और वंश आपका क्या हो गया? मार्केशिया। ये भी कहां पाए जाते हैं? ठंडे एवं छायादार स्थानों पर मिलते हैं। और जब आप इनका युग्मकोद्भिद पादप देखते हैं तो वो कैसा होता है? श्यान और पृष्ठधारी होता है। ठीक है, मतलब मोस्टली पृष्ठ सतह पाई जाती है। साथ ही साथ ये देखिए मार्केशिया है। मार्केशिया की अपाक्ष सतह या पृष्ठीय सतह भी कह सकते हैं। वहां उसमें एक मध्य खांच पाई जाती है। ठीक है, और मध्य खांच के दोनों ओर क्या उपस्थित होते हैं? जेमाकप। या आप देख सकते हैं ये जेमाकप उपस्थित होते हैं, जो कि कायिक जनन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ मार्केशिया में रिक्शिया की तरह 2 प्रकार के मूलाभास पाए जाते हैं। वो भी एक तो आपके चिकनी भित्ति युक्त और दूसरे आपके गोलिकीय मूलाभास। ठीक है, साथ ही साथ मार्केशिया में रिक्शिया के समान एक कोशिकीय शल्क पाए जाते हैं, जो सुरक्षा देने का काम करते हैं, और उनमें एंथोसाइनिन वर्णक उपस्थित होता है। अब आती है मार्केशिया की आंतरिक संरचना। तो वहां देखो आंतरिक संरचना में 2 भाग थे, प्रकाश संश्लेषी भाग और संचयी भाग। यहाँ 3 भाग होते हैं। पहला आता है बाह्य त्वचीय क्षेत्र, दूसरा आता है प्रकाश संश्लेषी भाग, और तीसरा आता है संचयी क्षेत्र। तो देखो आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, ये है इसका बाह्य त्वचीय भाग, जिसमें कौन उपस्थित होते हैं? रंध्र, जो O2 CO2 के आदान प्रदान में क्या करते हैं? मदद करते हैं। बाह्य त्वचीय क्षेत्र के नीचे प्रकाश संश्लेषी भाग आता है। ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये तंतुनुमा या प्रकाश संश्लेषी तंतु उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ क्या पाए जाते हैं? एयर चैम्बर या वायु अवकाश भी उपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषी भाग के नीचे कौन सा भाग आता है? संचयी क्षेत्र होता है, जिसमें भोज्य पदार्थ संचित रहता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट केवल कौन से भाग में मिलता है? प्रकाश संश्लेषी भाग में। और संचयी क्षेत्र के नीचे कौन उपस्थित होते हैं? मूलाभास पाए जाते हैं। अब देखिए मार्केशिया में जनन। तो देखिए कायिक जनन कोई आपका जेमाकप के द्वारा या अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा अपन पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपका लैंगिक जनन। क्या होता है लैंगिक जनन? सबसे पहले पुंधानी का विकास। तो देखो इसका जो थैलस है उसकी पृष्ठ सतह पर एक
बोलते हैं पुंधानी धर। और इस पुंधानी के शीर्ष भाग पर एक डिस्क के नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, पुंधानी बोलते हैं। ठीक है, अब इस डिस्क की कोई एक कोशिका, मतलब इस डिस्क के शीर्ष भाग पर ही पुंधानी बनती है। इस डिस्क की कोई एक परिधीय कोशिका आकार में बड़ी होकर पुंधानी प्रारंभिक कोशिका का निर्माण करती है। ये प्रोसीजर बिल्कुल विक्षिया की तरह ही है। पुंधानी प्रारंभिक कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाती है, आउटर सेल और इनर सेल। अब आउटर सेल दोबारा अनुप्रस्थ विभाजन करके 4 कोशिकाएं बनाती है। ऊपर की 2 कोशिकाओं को प्राथमिक पुंधानी कोशिका और नीचे की 2 कोशिकाओं को प्राथमिक ग्रंथ कोशिका कहती है। आगे प्राथमिक पुंधानी कोशिका उदग्र विभाजन करके 4 कोशिकाओं का चतुष्टक बनाती है, जबकि प्राथमिक ग्रंथ कोशिका लगातार विभाजन करके पुंधानी का क्या बनाती है, व्रंत बनाती है। अब चतुष्ट अवस्था विभाजन करके 8 कोशिकाएं मतलब अष्टक अवस्था का निर्माण करती हैं और 8 कोशिकाएं लगातार विभाजन करके 8 कोशिकाओं की 2 परतें बनाती हैं, जिसमें अंदर की 8 कोशिकाओं को पुनर्जनक कोशिका और बाहर की 8 कोशिकाओं को प्राथमिक जैकेट कोशिका कहते हैं। अब अंदर की पुनर्जनक कोशिका लगातार विभाजन करके पुनर्जनक मात्र कोशिका बनाती है, जबकि बाहर की प्राथमिक जैकेट कोशिका विभाजन करके पुंधानी की जैकेट का निर्माण करती है। अब देखो, अंदर की प्राथमिक पुनर्जनक मात्र कोशिका विभाजन करके, कोई एक कोशिका ली हमने, विभाजन करके सबसे पहले 2 पूर्व पुंगड़ू बनाएगी और उसके बाद कशाभिका युक्त पुंगड़ुओं का निर्माण करती है। तो जैसे ही इसकी ये डिस्क या पुंधानी में ऑस्टियोल के थ्रू जब जल इसमें संचित होता है, जल ग्रहण करता है, तो ये क्या होती है, फट जाती है और फटने के कारण ये पुंगड़ू इसमें से मुक्त हो जाते हैं, जो जल में तैरते हुए कहां पहुंचते हैं, स्त्री धानी तक पहुंचते हैं। अब देखिए, पुंधानी के बाद आता है मार्केशिया में स्त्री धानी का विकास। तो स्त्री धानी का विकास भी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए क्या है कि थैलस जो है उसके शीर्ष भाग पर एक व्रंतनुमा संरचना मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्त्री धानी धर। और स्त्री धानी धर के शीर्ष भाग पर एक डिस्कनुमा संरचना पाई जाती है, जिसकी एक परिधीय कोशिका आकार में वृद्धि करके क्या बनाती है, अंडधानी प्रारंभिक कोशिका। ठीक है, बाकी का जो भी प्रोसीजर है अंडधानी बनने का या स्त्री धानी बनने का, वो बिल्कुल रिक्शिया के समान होता है। तो आप इसको कहां से पढ़ेंगे, रिक्शिया की तरफ से। ठीक है, वैसे आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें सब कुछ डिटेल में दे रखा है। अब आगे देखिए निषेचन। देखो, पुंधानी बन चुकी है, स्त्री धानी बन चुकी है, अब क्या होगा, निषेचन। तो जल में तैरते हुए पुंगड़ू, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था रिक्शिया में कि जो आवरण कोशिकाएं वो एक दूसरे से अलग होने स्टार्ट कर देती हैं, और जो अंडधानी है वो कुछ केमिकल्स या रसायनों को स्रावित करती है, जिस रसायनों से पुंगड़ू क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और कौन सी गति दर्शाते हैं, रसायनोचलनी गति, कीमोटैक्टिक मूवमेंट, मतलब रसायनों के प्रति गति करना। ठीक है, और रसायनोचलनी गतियों से अंडधानी तक पहुंचकर अंड कोशिका के साथ संयुक्त होकर एक पुंगड़ू क्या बनाता है, आपको युग्मनस बनाता है। उसके बाद पढ़ेंगे अपन युग्मनस का अंकुरण। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए। तो देखो, सबसे पहले युग्मनस, या इसको अपन निश्चित कांड भी बोल सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ अपने क्या बनाने का, भित्ति। सबसे पहले इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेगी, एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल। अब ये दोनों कोशिकाएं उदग्र रूप से विभाजन करके 4 कोशिकाएं बनाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, चतुष्ट कोशिका। मतलब ऊपर की 2 कोशिकाओं को एपीबेसल सेल और नीचे की 2 कोशिकाओं को हाइपोबेसल सेल। एक चीज याद रखना कि एपीबेसल सेल जो होती है वो मार्केशिया के कैप्सूल और सीटा का कुछ भाग बनाती है, जबकि हाइपोबेसल सेल जो होती है वो मार्केशिया का फुट, मतलब नीचे पैर वाला भाग, और सीटा का शेष भाग का निर्माण करती है। सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में। साथ ही साथ देखिए, अंडधा भित्ति की जो बाहरी कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होकर एक सुरक्षात्मक आवरण या तो गोपक और एक परिस्त्रीधानी या पेरिगाइनियम का निर्माण करती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। रिक्शिया में हमने ये नहीं देखा था परिस्त्रीधानी, जबकि यहाँ मार्केशिया में देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ एपीबेसल कोशिकाएं विभाजन होकर क्या बनाती है, कैप्सूल,
और सीटा का कुछ भाग, जबकि हाइपोबेसल सेल विभाजित होकर क्या बनाती है, फुट बनाती है। तो 3 भाग हो गए, कैप्सूल, सीटा और एक आपका फुट। आगे देखो, कैप्सूल की जो कोशिकाएं विभाजित होकर परिणतिक या अपनतिक रूप से विभाजित होकर 2 लेयर्स बनाती हैं, जिनमें बाहर की कोशिकाओं को बोलते हैं एम्फीथीसियम, जबकि अंदर की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। अब बाहर की एम्फीथीसियम की कोशिका लगातार विभाजन करके कैप्सूल की बाहरी भित्ति का निर्माण करती हैं, जबकि एंडोथीसियम की कोशिकाएं विभाजित होकर क्या बनाती हैं, प्रसूतक कोशिका। ये परिस्त्रीधानी है, देखो यहां से चली आ रही है, ये परिस्त्रीधानी यहां नहीं बनाई है मैंने, पर यहां बना रखी है, ये परिस्त्रीधानी। साथ ही साथ ये हो गया आपका सीटा और ये हो गया आपका फुट, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इस संरचना के बाद आगे आती है ये वाली संरचना। अब आगे देखिए, देखो प्रसूतक कोशिका यहाँ 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है जनन, मतलब जो फर्टाइल होती है, और एक होती है बंधन। तो जो प्रसूतक कोशिकाएं जननक्षम होती हैं, वो आगे जाकर बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं आगे जाकर, बीजाणु मात्र कोशिका। और बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती है, आपके बीजाणु। आया समझ में। लेकिन कुछ प्रसूतक कोशिका, ये तो वो थी जो जनन होती है, जननक्षम होती है, लेकिन कुछ प्रसूतक कोशिका कैसी होती है, वंध्य होती है। वंध्य मतलब जो फर्टाइल नहीं होती, वो आगे जाकर क्या बनाती है, इलेटर्स मात्र कोशिका का निर्माण करती है। और इलेटर्स मात्र कोशिका आगे जाकर क्या बनाती है, आपके इलेटर्स बनाती है। इलेटर्स वो संरचनाएं होती हैं जो यहाँ से बीजाणुओं को बाहर धकेलने में या कैप्सूल से बाहर मुक्त होने में क्या करते हैं, स्फुटन होने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो प्रसूतक कोशिकाएं 2 प्रकार की हो गई, जो जननक्षम है वो तो बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करती हैं, और जो वंध्य होती है वो इलेटर्स मात्र कोशिका के रूप में विभाजन होती है। तो बीजाणु मात्र कोशिका विभाजित होकर क्या बनाती है, बीजाणु, जबकि इलेटर मात्र कोशिका क्या बनाती है, इलेटर्स। सीटा वो भाग होता है जो इस कैप्सूल और फुट को जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ यहाँ विकसित हो रहे बीजाणु में भ्रूण को बाहर धकेलने में क्या करता है, मदद करता है। फुट वो वाला भाग होता है जिसकी सहायता से ये बीजाणुद्भिद पादप युग्मकोद्भिद पादप पर टिका हुआ रहता है, और जल और खनिज लवणों का ये अवशोषण करने का काम भी करता है। तो बीजाणुद्भिद पादप के 3 भाग हो गए, कैप्सूल, सीटा और एक आपका फुट। कैप्सूल में बीजाणु बनते हैं या फिर क्या बनते हैं, आपके इलेटर्स बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सेम प्रोसीजर, जैसे ही कैप्सूल को अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, उसमें क्या होगा, स्फुटन, और बीजाणु मुक्त होंगे और क्या करेंगे, अंकुरण। वही बाह्य भित्ति, एक्साइन, आंतरिक भित्ति, इंटाइन। कुछ टाइम के बाद इंटाइन जनन नलिका के रूप में बाहर निकलती है, जिसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है 2 कोशिकाएं, 2 से 4 कोशिकाएं, ऊपर की 2 कोशिकाएं शीर्ष कोशिकाएं और नीचे की 2 कोशिकाएं मूलाभासी कोशिकाएं। शीर्ष कोशिकाएं इसकी ऊपरी शीर्ष भाग को, जबकि मूलाभासी कोशिकाएं मूलाभास का निर्माण करती हैं। ये कौन सा प्लांट हो गया, युग्मकोद्भिद पादप। याद रखना, बीजाणु जो है वो युग्मकोद्भिद पादप की प्रथम कोशिका होती है, जबकि युग्मनस जो है वो बीजाणुद्भिद पादप की प्रथम कोशिका होती है। पीढ़ी एकांतरण, युग्मकोद्भिद पादप हुआ आपका येरा, कुंधानी, स्त्रीधानी, पुंगड़ू अंड, निषेचन हुआ, युग्मनस बना, और युग्मनस का अंकुरण हुआ तो क्या बना, बीजाणुद्भिद पादप। बीजाणुद्भिद पादप 3 भागों में, कैप्सूल, सीटा, फुट। कैप्सूल की आंतरिक संरचना में कौन बने, बीजाणु, और जब बीजाणु का अंकुरण हुआ तो क्या बन गया, युग्मकोद्भिद पादप। तो ये था आपका मर्केंशिया। नेक्स्ट आता है हमारा एंथोसिरोस, प्रभाग कोई थैलोफाइटा, वर्ग आ गया आपका एंथोसिरोप्सिडा, गण हो गया एंथोसिरोटेल्स, फैमिली हो गया एंथोसिरोरेसी, वंश हो गया आपका एंथोसिरोस। ये भी कहाँ मिलते हैं, उष्ण व शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। साथ ही साथ बाह्य संरचना देखने पर एक ब्रंथ रूपी संरचना के रूप में होते हैं, जिनकी अधर सतह पर क्या पाए जाते हैं, मूलाधार। साथ ही साथ इन पर शल्क अनुपस्थित होते हैं, जबकि
रेशिया और मार्केशिया में मिलते हैं। अब देखो इसकी आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में इसकी जो सबसे बाहरी परत है उसको अधिचर्म या एपिडर्मिस कहते हैं, जिसमें क्या पाए जाते हैं, रंध्र या फिर स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं, जो O2 और CO2 के आदान प्रदान में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और अधिचर्म के नीचे का जो आधारीय भाग होता है वहां पर एक गुहिकाएं पाई जाती हैं, जिनको श्लेष्मी गुहिकाएं कहते हैं, जिनके अंदर नॉस्टॉक शैवाल पाया जाता है। ये इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि एंथोसोरस की श्लेष्मी गुहिकाओं में कौन सा शैवाल मिलता है, नॉस्टॉक, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नॉस्टॉक शैवाल पाया जाता है। साथ ही साथ इनकी जो प्रत्येक कोशिका होती है थैलस की, उसमें क्या उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके केंद्रीय भाग में पाइलिनोइड पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था जो शैवाल पढ़ा था कि पाइलिनोइड वो संरचना होती है जो भोज्य पदार्थ संचित रखती है, जिसमें कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके केंद्रीय भाग में पाइलिनोइड होता है, और सबसे आधारीय भाग पर कौन उपस्थित होते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था इसका पॉइंट, कि श्लेष्मी गुहिकाएं मिलती है जिसमें कौन सा जीवाणु, वो सॉरी कौन सा एल्गी पाया जाता है, नॉस्टॉक शैवाल पाया जाता है। आगे देखिए सेम प्रोसीजर, जनन। कायिक जनन होता है जेमा कप के द्वारा या वृद्धि बिंदु के द्वारा या अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा, ठीक है, या कंद के द्वारा। अब पढ़ते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में वही सबसे पहला आपका कुंधानी की संरचना। तो इसके थैलस की कोई पृष्ठीय सतह की कोई कोशिका आकार में बड़ी होकर कुंधानी प्रारंभिक कोशिका का निर्माण करती है। अब कुंधानी प्रारंभिक कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाती है। अभी तक अपन जैसा पढ़ते आ रहे हैं, आउटर सेल और बेसल सेल। यहाँ आउटर सेल को छत प्रारंभिक कोशिका या रूफ इनिशियल सेल भी कह सकते हैं, और बेसल सेल को प्राथमिक कुंधानी कोशिका या प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल भी कह सकते हैं। साथ ही साथ कुछ टाइम के बाद इन दोनों कोशिकाओं के मध्य वाले भाग में एक श्लेष्मी गुहिका भी बन जाती है, जिसमें कौन रहता है, नॉस्टॉक। अब देखो हमें आउटर सेल से कोई मतलब नहीं, केवल किससे मतलब है, बेसल सेल से। आगे देखो ये बेसल सेल विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाती है, जिनको क्या बोलते हैं, पुत्री कोशिका। दोनों पुत्री कोशिकाएं विभाजन करके चार कोशिकाएं बनाती हैं, जिनमें से ऊपर की दो कोशिकाओं को कुंधानी कोशिका या एंथ्रीडियल सेल और नीचे की दो कोशिकाओं को प्राथमिक ग्रंथ कोशिका कहते हैं। अब कुंधानी कोशिका जो ऊपर की दो कोशिकाएं वो विभाजन होकर लगातार क्या बनाती है, चार चार कोशिकाओं की दो परतें बनाती हैं, जिनमें बाहर की चार कोशिकाओं को बोलते हैं जैकेट प्रारंभिक कोशिका और अंदर की चार कोशिकाओं को बोलते हैं प्राथमिक पुनर्जनक कोशिका। जबकि प्राथमिक ग्रंथ कोशिका लगातार विभाजन करके कुंधानी का क्या बनाती है, ग्रंथ बनाती है। वही सेम प्रोसीजर, जैकेट प्रारंभिक कोशिका कुंधानी की जैकेट का निर्माण करती है, जबकि प्राथमिक पुनर्जनक कोशिका लगातार विभाजन करके क्या बनाती है, पुनर्जनक मात्र कोशिका। और पुनर्जनक मात्र कोशिका, आगे मान लो एक पुनर्जनक मात्र कोशिका ले ली तो वो विभाजित होकर दो क्या बनाती है, पूर्व पुंडू, और दो पूर्व पुंडू आगे जाकर कायंत्रित होकर क्या बनाते हैं, द्विकशाभिकीय पुंडू बनाते हैं, जो कुंधानी के स्फुटित होने पर पुंडू जल में तैरते हुए कहां पहुंचते हैं, स्त्रीधानी के अंड भाग तक पहुंचते हैं और संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, द्विगुणित युग्मनस बनाते हैं। अब देखिए कुंधानी के बाद आती है अंडधानी या स्त्रीधानी। तो यहाँ भी स्त्रीधानी का विकास बिल्कुल वृक्षिया के समान है कि थैलस की पृष्ठीय सतह की कोई कोशिका आकार में बड़ी होती है, जिसे अंडधानी प्रारंभिक कोशिका कहते हैं, जो आगे डिवीजन करके लगातार क्या बनाती है, आपका अंड का निर्माण करती है। अब अंड और पुंडू रसायनोचलनी गति के द्वारा संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, द्विगुणित युग्मनस, और द्विगुणित युग्मनस आगे जाकर भित्तियों से घिर जाता है और क्या बनाता है, निषिक्तांड। तो अपन पढ़ेंगे युग्मनस का अंकुरण, ठीक है। अब देखो निषिक्तांड में यहाँ सबसे पहले आता है उदग्र विभाजन। अब तक पढ़ रहे थे अनुप्रस्थ, तो उदग्र विभाजन करने के बाद दो कोशिकाएं बनती हैं। अब ये दोनों कोशिकाएं अनुप्रस्थ रूप से विभाजन होकर चार कोशिकाएं बनाती हैं, और ये चारों कोशिकाएं दोबारा अनुप्रस्थ रूप से
से विभाजित होकर टोटल 8 कोशिकाएं बनाती हैं, जिनमें से ऊपर की 4 कोशिकाएं तो कैप्सूल बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं और नीचे की 4 कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं, फुट का निर्माण करती हैं। अब देखो, नीचे की चारों कोशिकाएं लगातार डिवीजन करके इसके फुट का निर्माण करती हैं, जबकि ऊपर की कैप्सूल बनाने वाली कोशिकाएं 2 परतों में विभक्त हो जाती हैं, जिसमें बाहरी परत को कहते हैं एम्फीथीसियम और आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। ठीक है, आगे देखो, एंडोथीसियम की कोशिका लगातार विभाजन करके एक मध्यवर्ती संरचना का निर्माण करती है, जिसको कॉल्यूमेला कहते हैं। ये कॉल्यूमेला किसमें मदद करता है, ये संवहन ऊतक के रूप में कार्य करता है, जल अथवा भोज्य पदार्थों के संवहन में क्या करता है, मदद करता है। साथ ही साथ जो बाहर की एम्फीथीसियम कोशिका है वो दोबारा से 2 भागों में विभक्त हो जाती हैं, आउटर एम्फीथीसियम और एक आपकी इनर एम्फीथीसियम। और ये आपका फुट तो है ये नीचे जो बन चुका है। आगे देखो, ये बीच में कॉल्यूमेला है आपका। अब आउटर एम्फीथीसियम क्या बनाती है, इसका जैकेट या बाहरी कोशिकाओं का निर्माण करती है, जबकि इनर एम्फीथीसियम किसका निर्माण करती है, प्रसूतक कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखो एक ये पूरी की पूरी संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर से लेकर यहां तक का भाग होता है इसका कैप्सूल और नीचे वाला ये भाग क्या है, फुट। फुट तो देखो ये आ ही रहा है। अब देखो कैप्सूल वाले भाग में क्या क्या बनता है। सबसे पहले जैकेट कोशिका लगातार डिवीजन करके बाहरी परत का निर्माण करती है, मतलब इसकी जैकेट का निर्माण करती है। ठीक है, प्रसूतक कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है जननक्षम, एक होती है वंध्य। जो कोशिकाएं जननक्षम होती हैं वो आगे जाकर बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन करके चतुष्क बीजाणु बनाती है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चतुष्क बीजाणु किसने बनाए होंगे, बीजाणु मात्र कोशिकाओं ने। जो कौन सी कोशिकाएं हैं, प्रसूतक कोशिकाएं, लेकिन जनन वाली, ये हम पढ़ चुके हैं। जबकि दूसरी ऐसी प्रसूतक कोशिकाएं जो वंध्य होती हैं वो इलेटर्स मात्र कोशिका के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जो आगे जाकर क्या बनाती हैं, आपकी इलेटर्स बनाती हैं। तो ये रहे आपके इलेटर्स। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक और संरचना देखने को मिलती है, आभासी इलेटर। तो देखिए, इसके कैप्सूल वाले भाग में बीजाणु कोश हुआ, जिसके आधारीय भाग पर क्या पाई जाती है, प्रसूतक कोशिकाएं। मध्य वाले भाग में चतुष्क बीजाणु या इलेटर्स और ऊपरी भाग में आभासी इलेटर्स पाए जाते हैं। और मध्य में कौन उपस्थित होता है, केंद्रीय कॉल्यूमेला। और कैप्सूल और फुट को बीच में कौन जोड़ता है, विभजोतक क्षेत्र, जो लगातार क्या करता है, विभाजन करता है। तो ये 3 भाग होते हैं, कैप्सूल, विभजोतक क्षेत्र और नीचे कौन सा होता है आपका, फुट। आगे देखिए, जैसे ही शुष्क परिस्थितियां आती हैं तो कैप्सूल क्या होता है, उसका प्रस्फुटन होता है और बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और उनका क्या होता है, अंकुरण। वही बीजाणु एक्साइन, इंटाइन जो है वो जनन नलिका या जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है, जिसमें सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन होता है, 2 कोशिकाएं बनती हैं। फिर उदग्र विभाजन होता है, 4 से 8। ऊपर की 4 कोशिकाएं इसके शीर्ष वाले भाग का निर्माण करती हैं, जबकि नीचे की 4 कोशिकाएं मूलाधार का निर्माण करती हैं और नया थैलस बनाती हैं। एंथोसरोज के अंतर्गत जब पीढ़ी एकांतरण देखते हैं तो इनमें मुख्य पादप युग्म अपोद्भित होता है, जिसपे पुंधानी या स्त्रीधानी बनते हैं, कुमड़ू अंड बनते हैं, संयुक्त होकर युग्मनस बनाते हैं और युग्मनस का अंकुरण होने के बाद बीजाणुद्भिद पादप बनता है, जो कैप्सूल आपका विभजोतक क्षेत्र और फुट में बटा हुआ होता है। फिर कैप्सूल वाले भाग का जब प्रस्फुटन होता है तो बीजाणु मुक्त होते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नया युग्मकोद्भिद पादप बनाते हैं। तो ये था आपका एंथोसरोज। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूनेरिया। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, प्रभाग थैलोफाइटा, वर्ग हो गया ब्रायोप्सिडा, गण हो गया फ्यूरिनेरियस, कुल हो गया फ्यूरिनेसी, वंश हो गया आपका फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में नव व
छायादार स्थानों पर मिलते हैं, मोस्टली चिकनी मृदा में पाए जाते हैं। इनकी निचले या आधारीय भाग पर धागे नुमा मूलाभास उपस्थित होते हैं। इनकी जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमको स्तंभ और पत्तियां दिखाई देती हैं। ट्रू स्टेम और लीफ नहीं होती, उनकी जैसी संरचना। तो स्तंभ जब देखते हैं तो कोमल होता है, ऊर्ध्व होता है, बेलनाकार होता है, जिसके आधारीय भाग पर जो पत्तियां लगी होती हैं वो दूर दूर होती हैं, जबकि शीर्ष भाग पर पत्तियां सघन रूप से या पास पास पाई जाती हैं। साथ ही इनकी पत्तियां सरल होती हैं, अग्रंथ होती हैं, मतलब ग्रंथ नहीं मिलता, और अंडाकार होती है। फिर इसकी जब आंतरिक संरचना देखते हैं तो यहाँ 3 भाग दिखाई देते हैं। सबसे बाहर आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसका सबसे बाहरी भाग होता है आंतरिक संरचना का, जिनमें कौन पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है। एपिडर्मिस के बाद दूसरा आता है वलकुट वाला भाग। ये वाला भाग वलकुट, जिसके अंतर्गत बहुकोशिकीय होता है, ये मृदुकीय कोशिकाओं के बना होता है, और तरुण अवस्था में तो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, लेकिन यंग स्टेज में इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। और सबसे बीच वाला जो सकरा भाग होता है उसको केंद्रीय स्ट्रैंड भाग कहते हैं, जिसके अंदर वर्णक या क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल आपका नहीं पाया जाता। ठीक है। साथ ही साथ ये केंद्रीय स्ट्रैंड वो भाग होता है जो जल और खनिज लवणों के संवहन, मतलब जाइलम फ्लूइड के समान कार्य करता है, और इसको हाइड्रोइड्स भी कहा जाता है। तो आंतरिक संरचना 3 भागों से मिलकर बनी है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और सबसे अंदर सेंट्रल स्ट्रैंड। आगे देखिए फ्यूलेरिया में पत्ती की आंतरिक संरचना। तो पत्ती की आंतरिक संरचना में जब अपन देखते हैं तो इसके केंद्रीय वाले भाग में कौन उपस्थित होती है? इसकी मध्य शिरा, जिससे दोनों की तरफ एक विंग्स या पंख जैसी संरचनाएं निकली हुई रहती हैं, जिसमें कौन पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो किसमें मदद करते हैं? इनको प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्यूलेरिया के अंतर्गत जनन। जनन में क्या होता है? देखिए सबसे पहले आता है कायिक जनन। तो कायिक जनन जो है वो इसमें मुख्य रूप से जो कायिक जनन है वो इसके अंतर्गत या तो प्रोटोनिमा के द्वारा होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं, या फिर पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा होता है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, सेम यहाँ आएगा। ठीक है। उसके बाद आता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में सबसे पहले आती है पुंधानी। तो फ्यूलेरिया में 2 तरीके की शाखाएं होती है, एक होती है नर शाखा और दूसरी होती है मादा शाखा, और इन शाखाओं पर ही किसका निर्माण होता है? नर शाखा पर पुंधानी का और मादा शाखा पर स्त्रीधानी। तो नर शाखा के शीर्ष भाग की कोई सतही कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे पुंधानी प्रारंभिक कोशिका कहते हैं, जिसमें सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो 2 कोशिकाएं बनती हैं, आउटर सेल, इनर सेल। आगे ध्यान से देखिए, आउटर सेल डिवीजन करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जबकि इनर सेल डिवीजन नहीं करती। आगे देखना, अब आउटर सेल की भी ऊपर वाली कोशिका, या इसको बोल सकते हैं अपन शीर्ष कोशिका, विभाजन करने के बाद 3 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिनमें से सबसे बाहरी या ऊपरी कोशिका को बोलते हैं एपिकल सेल या शीर्षक कोशिका, जबकि बची हुई 2 कोशिकाएं या फिर नीचे की ये जो 2 कोशिकाएं, इन सब कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? वृंत कोशिका, जो पुंधानी के वृंत का निर्माण करती है। अब शीर्षक कोशिका डिवीजन करके 2 कोशिकाएं बनाती हैं, जिनमें से एक को बोलते हैं प्राथमिक जैकेट कोशिका और दूसरी को बोलते हैं प्राथमिक पुनर्जनक कोशिका, जबकि नीचे की ये सारी कोशिकाएं क्या निर्माण करती हैं? पुंधानी के वृंत का। अब प्राथमिक जैकेट कोशिका पुंधानी की जैकेट का निर्माण करती हैं, जबकि प्राथमिक पुनर्जनक कोशिका क्या बनाती है? पुनर्जनक मात्र कोशिका। अब एक कोई पुनर्जनक मात्र कोशिका ली हमने, वो विभाजन करके क्या बनाएगी? 2 पूर्व कुमड़ू, ठीक है, एंड्रोसाइट्स, और पूर्व कुमड़ू आगे कांतरित होकर क्या बनाते हैं? द्विकशाभिकीय कुमड़ू। तो जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, पुंधानी प्रस्फुटित होती है, तो पुंधानी से ये द्विकशाभिक कुमड़ू जल में तैरते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? अंडदानी तक पहुंच जाते हैं, और अंड कोशिका के साथ संयुक्त होकर द्विगुणित यूकोनस बनाते हैं। अब देखिए फ्यूलेरिया में स्त्रीधानी का निर्माण
भाग में बड़ी होकर अंडधानी प्रारंभिक कोशिका के रूप में काम करती है और आगे जाकर क्या बनाती है, एक तो अंडधानाल और एक आपकी क्या बनाती है, ग्रीवानाल। अंडधानाल के अंतर्गत अंड कोशिका होती है, ये भी बिल्कुल वृक्षिया के समान है, आपको वहीं से पढ़ना है। अब देखो अंड और कुमड़ू आपस में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, द्विगुणित युग्मनस, जो अपने चारों तरफ भित्ति बनाकर किसका निर्माण करता है, निषिक्तांड का। अब पढ़ते हैं निषिक्तांड का अंकुरण, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से पढ़िएगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले द्विगुणित निषिक्तांड में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, दो कोशिकाएं बनती हैं, एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल। ठीक है, तो हमने यहाँ से कौन सी सेल उठा ली, एपीबेसल सेल। एपीबेसल सेल में सबसे पहले उदग्र विभाजन होता है, दो कोशिकाएं बनती हैं। ये दोनों कोशिकाएं अनुप्रस्थ विभाजन करके 4 कोशिकाएं बनाती हैं और ये चारों कोशिकाएं विभाजन करके देखो 8 कोशिकाओं की 2 परतों के रूप में उपस्थित होती हैं, जिनमें से अंदर की 4 कोशिकाओं को बोलते हैं एंडोथीसियम कोशिकाएं और बाहर की 4 कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, एंटीथीसियम कोशिका। अब देखो अंदर की 4 एज इट इज है, बाहर की चारों कोशिकाएं दोबारा विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बनाती हैं, 8 कोशिकाएं बनाती हैं। और ये 8 की 8 कोशिकाएं परिणतिक रूप से विभाजित होकर 8 कोशिकाओं की 2 परतें बनाती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पहली परत, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरी परत। तो 8 कोशिकाओं की कितनी लेयर बन गई, 2। आगे देखो, अब ये 8 कोशिकाओं की 2 परतें पुनः अनुप्रस्थ विभाजन करके 8 कोशिकाओं की 3 परतों का निर्माण करती हैं। देखो ये तो अंदर की 4 नहीं है, बाहर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पहली परत, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरी परत, 1 2 3 4 5 6 7 8 तीसरी परत। तो 8 कोशिकाओं की जो 2 परतें थी वो 8 कोशिकाओं की 3 परतों का निर्माण करती है और साथ ही साथ अंदर की 4 कोशिकाएं विभाजन करके टोटल 8 कोशिकाएं बनाती हैं। देखो ये 4 तो इसमें अंदर एज इट इज नहीं है और 4 इसमें बाहर और बना ली, यदि 1 2 3 4, तो टोटल कितनी बन गई, 8 कोशिकाएं। तो अंदर की 4 कोशिकाओं ने विभाजन करके 8 कोशिकाएं बनाई और 8 कोशिकाओं की 2 जो बाहर लेयर थी उन्होंने 8 कोशिकाओं की 3 लेयर बाहर बना दी। अब आगे देखो, ये 8 कोशिकाओं की तीनों जो लेयर है आगे जाकर विभाजित होकर 16 कोशिकाओं की 3 परतों का निर्माण करती है। देखो ये रही पहली परत 16 कोशिकाएं, दूसरी परत 16 कोशिकाएं, तीसरी परत 16 कोशिकाएं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो एंडोथीसियम की जो 4 कोशिकाएं थी, एंडोथीसियम की जो 4 कोशिकाएं थी जो यहाँ 8 कोशिकाओं में परिवर्तित हो गई थी, उसकी बाहर की चारों कोशिकाएं विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बना लेती हैं, टोटल 8 कोशिकाएं बना लेती हैं। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर देखो कितनी लेयर दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, जिसमें से बाहर की 3 लेयर में कितनी कितनी कोशिकाएं, 16, अंदर वाली दूसरी लेयर में टोटल कितनी कोशिकाएं, 8 कोशिकाएं, और सबसे अंदर वाली जो 5वीं लेयर है, मतलब जो सबसे पहले नंबर की लेयर है, उसमें टोटल कितनी कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं। ठीक है, अभी तो ये और भी आगे, इससे आगे मैं बनाऊंगी, यहाँ तक समझ में आ गया कि सबसे पहले बाहर एंडोथीसियम की कोशिकाएं विभाजन होकर 8 से 8 कोशिकाओं की 2 लेयर, फिर 8 कोशिकाओं की 3 लेयर और फिर 16 कोशिकाओं की 3 लेयर। ऐसे ही एंडोथीसियम की 4 कोशिकाओं ने पहले बनाई 8 कोशिकाएं, फिर बाहर की 4 कोशिकाओं ने 8 बनाई और अंदर की वो 4 की 4 कोशिकाएं। अब देखिए ध्यान से, देखो जो 16 कोशिकाओं की जो 3 परतें थी वो आगे विभाजित होकर 32 कोशिकाओं की कितनी परतें बनाती हैं, 3 परतें बनाती हैं। ठीक है, जो दूसरे नंबर की जो परत में 8 कोशिकाएं थी वो आगे जाकर दूसरी जो परत बनाती है उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं, अब 16 कोशिकाएं होती हैं। और जो सबसे आंतरिक भाग में 4 कोशिकाएं थी वो आगे जाकर कितनी कोशिकाओं का निर्माण करती है, 8 कोशिकाओं का निर्माण करती है।
तो टोटल 5 लेयर बनती है, जिसमें बाहरी 3 परतों में 32 कोशिकाओं की 3 परतें होती हैं। सेकेंड नंबर की जो परत होती है उसमें 16 कोशिकाएं होती हैं, और सबसे अंदर की जो परत होती है उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं? 8 कोशिकाएं होती हैं। तो ये देखिए आगे का स्ट्रक्चर। सबसे अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं 8 कोशिकाएं, वो आगे जाकर क्या बनाती हैं? कॉल्यूमेला बनाती हैं। कॉल्यूमेला का मतलब है जो संवहन ऊतक के रूप में कार्य करता है। ये रहा कॉल्यूमेला। और दूसरे स्तर की जो परतें होती हैं, ये दूसरे स्तर की कोशिकाएं आगे जाकर क्या बनाती हैं? बीजाणु कोश बनाती हैं। ये बीजाणु कोश है जिसमें बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, जो अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती है? बीजाणु बनाती है। ठीक है, ऐसे ही और जो लास्ट की 3 परतें होती हैं, 32 कोशिकाओं की जो 3 परतें होती हैं, वो इस फ्यूनेरिया के थीका वाले भाग का निर्माण करती हैं, जिसमें कौन कौन आता है? परिमुख दंत आते हैं आपके, एक ओपर्कुलम आता है और एक वलय का भाग आता है, जो सुरक्षात्मक आवरण के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ वो जो भाग है जो अपन ने नहीं पढ़ा था, हाइपोबेसल वाली संरचना, वो आगे जाकर क्या बनाती है? सीटा बनाती है और इसके फुट का निर्माण करती है। तो मेन क्या था यहाँ पर? एपीबेसल सेल जो अपन लेके चल रहे थे, वो 5 परतें बनाती है, जिनमें से अंदर की परत कॉल्यूमेला बनाती है, दूसरे नंबर की परत बीजाणु कोश बनाती है, जिसमें बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन करके बीजाणु बनाती हैं, और लास्ट की जो 3 परतें होती हैं वो थीका की संरचना मतलब परिमुख दंत, ओपर्कुलम और वलय का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, और हाइपोबेसल सेल सीटा और फुट का निर्माण करती है। तो ये था आपका फ्यूनेरिया का बीजाणुविद पादप का निर्माण। लास्ट देखिए, जैसे ही कैप्सूल का प्रस्फुटन होता है, बीजाणु मुक्त होते हैं, तो सबसे पहले उसका इंटाइन जनन नलिका के रूप में बाहर निकलता है, 2 कोशिकाएं बनाता है, 2 से 4 कोशिकाएं बनती हैं। ऊपर की 2 कोशिकाएं शीर्ष कोशिकाएं होती हैं, जो इसके थैलस का या युग्मकोद्भिद पादप का ऊपरी भाग बनाती हैं, और नीचे की 2 कोशिकाएं मूलाभास का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये पीढ़ी एकांतरण हो गया कि युग्मकोद्भिद पादप में पुंधानी स्त्रीधानी का निर्माण होता है, पुंधानी में पुंडू बनते हैं, स्त्रीधानी में अंड बनता है, निषेचन होता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज के अंकुरण से बीजाणुविद पादप बनता है, बीजाणुविद पादप से बीजाणु बनते हैं, जो बीजाणु अंकुरण करके युग्मकोद्भिद पादप बनते हैं। देखो तीनों चारों जो सदस्य हैं ब्रायोफाइट्स के, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि एक को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दूसरे को पढ़ने की इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको थोड़ा थोड़ा आप भी पढ़ेंगे तो दिमाग में इजीली बैठ जाए। ठीक है, तो ये थे आपके रिक्शिया, मार्किंशिया, एंथोसिरोस और आपका फ्यूनेरिया। थैंक यू।